हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। पिछले सेशन में हमने वैद्युत की प्रमुख विषय वस्तु को समझा, जिसमें हमने आवेश को समझा, वैद्युत धारा को समझा, वैद्युत विभव, प्रतिरोध, ओम के नियम तथा प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझा, जिसमें हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में समझ रहे थे। आज हम समझेंगे वैद्युत शक्ति को, वैद्युत मोटर तथा डायनामो के सिद्धांत को, ट्रांसफार्मर को, और एक यूनिट क्या होता है उसको समझने का प्रयास हम कर रहे होंगे। साथ ही इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स को जोड़कर आज का टॉपिक समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं वैद्युत शक्ति से। वैद्युत शक्ति है क्या? हमने शक्ति को समझा था मैकेनिक्स में। वैद्युत शक्ति उसी रूप में हमें देखने को मिलती है। शक्ति होती क्या है? शक्ति होती है कि आप समझें कि निश्चित समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो निश्चित समय में जो कार्य होगा, क्या कार्य होगा? तो हमने विभव में समझा था कार्य कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहां कार्य जो होगा वो वैद्युत कार्य होगा। क्या होगा? वैद्युत कार्य। तो शुरुआत करते हैं वैद्युत शक्ति से। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो सिंपल भाषा में समझें, वैद्युत कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं अथवा लिख के, किसी परिपथ में उपस्थित वैद्युत विभव तथा प्रवाहित धारा, वैद्युत धारा के गुणनफल को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इस बात को समझें। पहले आपने क्या कहा कि वैद्युत कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो P बराबर कार्य करने की दर, यहां से निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। P बराबर W/T। तो समझें, P बराबर W/T। और अभी हमने जब हम फॉर्मूला देख रहे थे, और अगर यहां से देखें तो ये फॉर्मूला निकलेगा, मगर यहां जब हम बात करेंगे किसी परिपथ में उपस्थित वैद्युत तथा विभव, यहां हम मिस कर रहे हैं, वैद्युत विभव तथा प्रवाहित धारा के गुणनफल को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो सीधा सीधा यहां से अगर निकालें तो वैद्युत विभव V हुआ और वैद्युत धारा I, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति। आता कैसे वह समझिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। तो अगर हम यहां से W निकालें तो क्या हो जाएगा? VQ। और यहां आप पुट कर दें इस वैल्यू को, तो P बराबर W की जगह VQ/T। और ये Q/T जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो ये हमने पढ़ा था धारा का, I बराबर Q/T। तो यहां एक नया फॉर्मूला आ गया, P बराबर VI, जो यहां आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, V बराबर IR, ओम का नियम। तो हम V की जगह एक वैल्यू नहीं पुट कर सकते, I की जगह क्या लगा सकते हैं? V की जगह IR। तो क्या हो जाएगा?
पी आई, आपने क्या लगाया v की जगह आई आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, एक नया फॉर्मूला बन गया। अभी आप समझें तो ये यहां से अगर स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, या आई का तो स्क्वायर है मगर आर का स्क्वायर नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई स्क्वायर आर इंटू आर अपॉन आर, तो ये बन गया आर का स्क्वायर, क्या बन गया आर का स्क्वायर, और आर का हमने कर दिया भाग, तो यहां से अगर देखें तो ये किसके बराबर है वी स्क्वायर के, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, एक नया फॉर्मूला ये बन गया। तो हम इससे नए फॉर्मूले भी बना सकते हैं जो डिमांड हो, जिस हिसाब से आपको दे रखा हो उस हिसाब से हम नए फॉर्मूले बना सकते। सबसे पहला क्या P बराबर W अपॉन T, तथा दूसरी परिभाषा से आया P बराबर VI, कैसे आया वो समझिए। V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, तो W बराबर क्या आ गया VQ, हमने यहां लगा दिया W की जगह VQ, नीचे क्या है T, Q अपॉन T क्या होता है I वैद्युत धारा, यहां लगा दिया P बराबर क्या आ गया VI, और हमने फॉर्मूला पढ़ा ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है V बराबर IR, अगर V बराबर IR होता है तो हम यहाँ V की जगह कितना लगा दें IR, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अभी हम देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, हमने ऊपर एक यहाँ पर R का मल्टीप्लाई किया और R का डिवाइड कर दिया, R का मल्टीप्लाई किया तो हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर जो कि बराबर है V स्क्वायर के अपॉन R, ये एक नया फॉर्मूला हो गया। तो मुख्य दो फॉर्मूले होते हैं, मगर अगर आप न्यूमेरिकल निकालना चाहें तो एक और फॉर्मूला बढ़ाया जा सकता है, तो वह आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां से हम एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, एक फॉर्मूला हमारे पास यह आ गया और एक यह आ गया, लगाना जो भी लगाना चाहें तो एक यह और एक यह, 3 और 1 4, आपके पास 4 फॉर्मूलाज हैं, आप चारों फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य 2 ही हैं तो आप दोनों को समझ सकते हैं। अब आपने समझा कि इसका मात्रक क्या होता है वाट, और आपने देखा होगा कि जो भी इक्विपमेंट जो भी आप देखते हैं अपने यहाँ अप्लायंसेस, वह वाट में काम करते हैं कि कितना वाट का कौन सा अप्लायंसेस है, उसी के अनुसार हम देखते हैं कि कौन सा 3 स्टार है, कौन सा 2 स्टार है, कौन सा 5 स्टार है। जो कम शक्ति वहन करता है वह क्या कहलाता है अच्छे स्टार रेटिंग का होता है। जो भी अप्लायंसेस आप फ्रिज देख लें, टीवी देख लें, जो भी अप्लायंसेस आप प्रयोग करते हैं, इसमें आपने देखा होगा एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, तो आप देखें 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, कितना होता है 746 वॉट। अभी हम देखेंगे इसमें यूनिट काउंट करना, यूनिट कैसे निकालते हैं, तो यूनिट काउंट करना कैसे समझेंगे वो हम अब देखते हैं। अगर हम देखें तो वैद्युत शक्ति, अब इसमें देखेंगे एक यूनिट होता क्या है जो घरों में प्रयुक्त होता है, तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। जब हम इसको कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इंटू आवर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट आवर, ठीक है। और आगे बढ़ाएं तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, क्या आ जाएगा वाट प्रति सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड। इसका सीधा सा मतलब है, आप समझिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट इस प्रकार से करते हैं, अभी एक समझे तरीका। मान लीजिए आपके यहाँ एक फ्रिज है, वह 400 वाट लेता है, तो P बराबर कितना है 400 वाट, 400 वाट, और यह एक दिन में वह चलता है 8 आवर्स, ठीक है। तो आप यह बताइए कि वह एक मंथ में कितना यूनिट कैलकुलेट करेगा, यानी कि 1 मंथ में आपको क्या करना है यूनिट कैलकुलेट करना है, फाइंड द यूनिट्स इन अ 1 मंथ। तो 1 मंथ में आपको यूनिट क्या करनी है फाइंड करनी है कितना बना, तो सीधा सा है P बराबर VI होता है, और यूनिट काउंट करना है तो सीधा सा लगाइए, तो आप यूनिट आपको काउंट करनी हो तो आपको सीधा सा लगाना है शक्ति, शक्ति कितनी है 400 वाट, 1 डे में 8 आवर्स,
30 डेज, एक मंथ में 30 दिन, अपॉन, और ये किस में दे रखा, वाट में। हमें कैलकुलेट किस में करना होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, तो कितने का 1000 का भाग इसमें लगा देंगे, तो कितना है 4 8 32 इंटू 3, कितना आ गया 96 यूनिट बनेगा। किसके द्वारा, एक फ्रिज के द्वारा। यदि फ्रिज 400 वाट लेता है और 8 आवर्स डे में चलता है और 30 दिन तक अगर चलता है तो कितनी यूनिट बनाएगा, 96 यूनिट वह बना रहा होगा 400 वाट का फ्रिज। तो वैसे फ्रिज 400 वाट का नहीं होता है, मगर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप समझ सकते हैं। जो भी अप्लायंसेस हो उनका वाट रखना आपको, एक दिन में कितना चलता है और मंथ का 30 और 1000 का डिवाइड करना, आप निकाल लेंगे यूनिट कैसे निकालते हैं। घरों में प्रयोग होते हैं और फिर पूछा जाता है, तो इस वजह से मैंने आपको यूनिट निकालना भी समझा दिया। एक यूनिट बराबर क्या होता है वो भी आपको समझा दिया। अब देखते हैं मोटर। देखिए मोटर अगर हम बात करें तो वैद्युत मोटर को हम जब समझ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो अगर हम देखें तो मोटर को हम पंखे के रूप में देखते हैं, हर रूप में देखते हैं। तो मोटर करती क्या है, मोटर का कार्य है कि वह वैद्युत ऊर्जा जो उसको दी जा रही है उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। किसमें बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में। सिंपल सी बात समझें, मोटर का काम क्या है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो आप बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा भी दो तरह की होती है, हमने पढ़ा है यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब पंखा है, पंखे में अगर मोटर है, पंखे में मोटर है, उसमें हम क्या देते हैं, उसे करंट देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वो क्या करने लगता है, राउंड करने लगता है, घूमने लगता है। तो वह विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा का कौन सा रूप होगा, वह गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। दूसरा हम समझेंगे डायनामो, जिसे हम सामान्यतः जनरेटर कहते हैं। जनरेटर का कार्य क्या होता है, जस्ट अपोजिट। यह क्या करता है, जनरेटर में आपने देखा होगा पुराने जनरेटर आते थे, आज तो बटन वाले आने लगे, पहले वो हाथ से चलते थे जनरेटर। तो हम उसको क्या देते थे, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, और वह बदल देता था उसको, किसमें बदल देता है उसको, वैद्युत ऊर्जा में। तो डायनामो अगर हम देखें तो क्या करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता। तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता, वैद्युत ऊर्जा में। कौन, डायनामो, जनरेटर। अगला समझे ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वह विभव को लेकर है, विभव को ज्यादा करना या विभव को कम करने को लेकर। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। हम समझें तो ट्रांसफर का कार्य क्या है, विभव का नियंत्रण, विभव का नियंत्रण या निगमन। ट्रांसफार्मर अगर हम देखें तो कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर अक्सर पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला है स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि इसे बोलते हैं उच्चाई, उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह क्या करता है, सामान्यतः जो विभव होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। घरों में प्रयुक्त होते हैं, पुराने समय पर प्रयुक्त होते थे घरों में, कि जहां 150 वोल्टेज आते थे उसको बढ़ाकर ट्रांसफार्मर क्या करता था,
200 करने का प्रयास करता था, उसे बोलते हैं, इसमें विभव बढ़ता है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और किस फॉर्म में, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में बदल देती है। तो आपने समझा शक्ति को, यूनिट को, मोटर को, डायनेमो को, ट्रांसफार्मर को। अब हम समझते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर हम समझें तो नाभिकीय भौतिकी बोलते हैं उसे। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें यह भी समझना होगा रेडियो एक्टिवता। तो रेडियो एक्टिवता केमिस्ट्री में भी आएगा, आगे हम समझेंगे, पर हम यहाँ रेडियो एक्टिवता को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को नोबेल मिला, तो केमिस्ट्री की कुछ चीजें फिजिक्स में भी देखने को मिल रही हैं। साइंस इंटर रिलेटेड है। रेडियो एक्टिवता की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जिसने की, अक्सर हम गलती कर देते हैं, इसको याद रखें, रेडियो एक्टिवता की खोज की हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की क्या की, खोज, जबकि रेडियम तत्व की खोज की मैडम क्यूरी ने। अब इसमें हमें समझना होगा दो चीजों को, क्योंकि हम फिजिक्स समझ रहे हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक समझते हैं। तो अगर हम समझें नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत, तो सबसे पहला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब है टूटना। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिक का टूटना। तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, जब भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसको समझिए, जैसे आपका एक एलिमेंट है यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम। U235, यह क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह क्रिप्टन और बेरिलियम में टूट जाता है। तो अगर देखें क्रिप्टन में अगर टूटता है और अपार ऊर्जा निकलती है, इस सिद्धांत पर कार्य क्या कर रहा है, तो समझिए यही सिद्धांत परमाणु बम में जो सिद्धांत कार्य करता है, एटॉमिक बॉम्ब में जो कार्य करता है, वह कौन सा सिद्धांत है, नाभिकीय विखंडन का। परमाणु भट्टी, जैसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं, जो बिजली बनाने के कार्य आता है, तो वह क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। तो आप समझें
परमाणु बम तथा परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अक्सर यह पूछा जाता है कि परमाणु भट्टी के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप बताएंगे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला है विखंडन के अपोजिट होता है, विखंडन होता है टूटना, और दूसरा उसका उलट है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब है जुड़ना। तो इसमें अपोजिट होगा जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक, बड़े परमाणु को जन्म देते हैं या बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? नाभिकीय संलयन। जब दो या दो से अधिक छोटे नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। दूसरा, इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह सामान्य ताप पर प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसके लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझिए, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हीलियम बनाएगा, और यह प्रक्रिया बहुत अधिक टेम्परेचर पर होती है, और जब हीलियम बनता है तो अपार ऊर्जा निकलती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और इसी सिद्धांत पर अगर हम समझें, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य जो होता है और जो ऊर्जा होती है, वो आप देखेंगे सूर्य में, सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा है वह आप समझेंगे नाभिकीय संलयन के कारण है। आप जानते हैं सूर्य पर दो ही गैसें मिलती हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन मिलकर निर्माण करती है हाइड्रोजन के साथ हीलियम का, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम का निर्माण करती है तथा अपार ऊर्जा निकलती है। दूसरा, अगर हम देखें तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप समझें यह रिएक्शन बहुत अधिक तापमान पर होती है। इसी सिद्धांत पर एक और चीज है जो कार्य करती है, और वह है आपका हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह नाभिकीय संलयन है। इसीलिए आप समझिए परमाणु बम से कहीं अधिक खतरनाक होती है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बेहद विनाशक है और तबाही का दूसरा पर्याय है। अगर हाइड्रोजन बम कहीं गिर दी जाए तो वह शहर व देश भी तबाह हो सकता है। आपने परमाणु बम का समझा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 की वह घटना है जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में किसके कारण? अमेरिका के द्वारा घेरे गए दो परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैट मैन, दो थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे और उन्होंने तबाही मचाई। तो परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य और तारों में जो ऊर्जा है उसका कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। अक्सर पूछा जाता है। उम्मीद है सेशन अच्छा रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।